हेलो व्यूअर्स। आज का ये वीडियो हिस्ट्री ऑफ इंडिया 300 CE टू 1200 CE बीए प्रोग्राम सेकेंड सेमेस्टर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन का थर्ड पार्ट है, जिसमें मैं आपको सेकेंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन था, मौर्य प्रशासन की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो हम इससे पहले से परिचय देखते हैं। तो मौर्य साम्राज्य से आपको पता होगा कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी। साथ ही यह साम्राज्य भारत में अखंड भारत का निर्माता पहला पहला वंश था जिसने अखंड भारत का निर्माण किया। तो शुरू करते हैं परिचय। ईसा पूर्व 322 में कौटिल्य की सहायता से नंद वंश के शासक धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश की सर्वाधिक प्रसिद्धि एवं शक्तिशाली शासक अशोक को माना जाता है, जिसने अपनी सीमाओं को भयंकर विस्तार करने के लिए विभिन्न छोटे-छोटे प्रांतों को हराकर अपने में शामिल करके एक अखंड भारतवर्ष का निर्माण किया था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। मौर्य वंश की प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर बात करें तो इसकी निम्नलिखित खूबियाँ हो सकती हैं। जैसे फर्स्ट, केंद्रीकृत प्रशासन व्यवस्था। मौर्य प्रशासन को प्रथम केंद्रीय प्रशासन के रूप में जाना जाता है, जिसमें सबसे शक्तिशाली सम्राट स्वयं होता था। राजा प्रशासन सैनिक एवं न्यायिक व्यवस्था का प्रमुख था एवं राजा को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद भी होता था। सेकंड, मंत्री परिषद। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार प्रशासन व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए मंत्री परिषद का गठन किया गया था, जिसमें प्रमुख अमात्य को प्रधानमंत्री कहा जाता था। इसके अलावा एक अन्य अधिकारी को तीर्थ कहा जाता था, जिसमें समाहर्ता, सन्निधाता, शीताध्यक्ष, पन्याध्यक्ष जैसे अन्य तीर्थ शामिल थे। तीसरा, सैन्य व्यवस्था। मौर्य प्रशासन के में राजस्व का एक बड़ा हिस्सा सैन्य रखरखाव में ही खर्च हो जाता था, क्योंकि इसका विस्तार बहुत बड़े क्षेत्र में था, जिस कारण इसकी एक विशाल सेना थी। सेना प्रमुख को सेनापति कहा जाता था। इसके अलावा सैन्य के रखरखाव के लिए 6 समितियां बनाई गई थी। मौर्य प्रशासन में सेना को 4 विभागों में विभाजित किया गया था: हाथी सवार, घोड़सवार, रथ सवार एवं पैदल सैनिक। कुछ विद्वानों के अनुसार मौर्यों के पास लगभग 6 लाख सैनिक थे। इसके अलावा अन्य विशेषताओं पर बात करें तो प्रांतीय प्रशासन। मौर्य प्रशासन काफी ज्यादा विस्तृत था, जिस कारण इसको चलाने के लिए इस साम्राज्य को 5 प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिन्हें चक्र भी कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य के ये 5 प्रांत हैं: उत्तरापथ, दक्षिणापथ, प्रासी, अवंती, कलिंग। तो इन प्रांतों की राजधानी कुछ इस प्रकार थी: तक्षशिला, स्वर्णगिरि, पाटलिपुत्र, उज्जैनी और तोसली। इस साम्राज्य में 5 प्रांतों का निर्माण इसकी बृहद विस्तार के कारण किया गया था, ताकि प्रशासन को अच्छे ढंग से चलाया जा सके। इसके अलावा अन्य व्यवस्था को देखें तो गुप्तचरी व्यवस्था। राजा को अपने शासन की स्थिति पर नजर रखने के लिए गुप्तचर विभाग का भी गठन किया गया था, जो राज्य से जुड़ी सभी बातों को राजा तक पहुंचाने का कार्य करता था। पुराने जमाने में गुप्तचर को राजा की आंखों का दर्जा दिया गया था। मौर्य काल में गुप्तचर 2 प्रकार के होते थे: संस्था एवं संचार। इसके अलावा गुप्तचर को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था: उच्च, निम्न और मध्यम। इसके अलावा और प्रशासनिक व्यवस्था को देखें तो उसमें न्याय व्यवस्था। मौर्य साम्राज्य में अनेक न्यायालय थे। सबसे छोटे न्यायालयों को ग्राम सभा कहा जाता था, जिसमें गांव के छोटे-मोटे झगड़ों का निपटारा किया जाता था। उनका न्यायिक अधिकारी राजुक कहलाता था। न्याय का सबसे बड़ा स्रोत सम्राट स्वयं था। समस्त न्यायालय 2 भागों में विभाजित थे: धर्मपाल और कंटक शोधन। दीवानी मामलों में हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुशासनों के आधार पर फैसले दिए जाते थे। फौजदारी कानून बड़े कठोर होते थे। मामूली अपराधों के लिए, जैसे झूठी गवाही के लिए, मृत्युदंड की व्यवस्था थी। इसलिए मौर्य काल में अपराधों की संख्या बहुत कम देखने को मिलती है। 7वां, स्थानीय प्रशासन। प्रशासन की छोटी इकाई ग्राम हुआ करती थी। इसके अलावा प्रांतों का एक
और विभाजन जिला और तहसील के बराबर छोटे-छोटे क्षेत्रों में किया गया था, जिसका संचालन विभिन्न अधिकारियों द्वारा किया जाता था। जैसे सिविक कोप, इसके अधीन 5 गाँव आते थे, जबकि सिविक के तहत 100 गाँव आते थे। इसके अलावा राजस्व स्वयं वसूली का कार्य करता था। अंततः हम निष्कर्ष देखें तो अंततः हम कह सकते हैं कि भारत में केंद्रित प्रशासन की नींव मौर्य साम्राज्य के द्वारा रखी गई थी। मौर्य प्रशासन एक बेहद सुव्यवस्थित प्रशासन हुआ था, जिसके आधार पर हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र को भी मान सकते हैं।